हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान सभा के गठन पर बात करेंगे कि हमारे संविधान सभा का गठन कब और किस प्रकार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी ने की। किसने की? 1934 में स्वराज पार्टी ने की। सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने 1934 में की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम में बिल्कुल सीधा पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग 1934 में स्वराज पार्टी ने की। अगला पॉइंट है, 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा। क्या रखा? विचार रखा। कब रखा? 1934 में। 1934 में विचार रखा गया संविधान सभा के गठन की। किसने रखा? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम.एन. राय ने रखा। इसके पश्चात मई 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से, पॉइंट नोट करिएगा, आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की। तो किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। कब किया? 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर इसके पश्चात 3 वर्ष बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान होगी जिसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं था। मतलब हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारा जो भारतीय संविधान हो उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल के वासियों की एक निकाय होनी चाहिए हमारी भारतीय संविधान सभा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, संपूर्ण कंट्रोल, सारा कंट्रोल हमारे भारतीयों का होना चाहिए। तो हमारी संविधान सभा एक भारतीयों की निकाय थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और ब्रिटेन को लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। तब ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग को स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी। अतः ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को, कब? 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग को स्वीकार कर लिया। इसी को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब जारी किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव को भारत के तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था। इसलिए अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसको मार्क कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लिनलिथगो प्रस्ताव किसे कहा जाता है? लिनलिथगो प्रस्ताव किसे कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव को ही लिनलिथगो प्रस्ताव कहा जाता है। लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे ही अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव कहा जाता है। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 1942 में अपने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ
भारत भेजा। किसके साथ भारत भेजा? प्रारूप प्रस्ताव के साथ 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स को प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत भेजा। इस प्रारूप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया जाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उससे पूर्व क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इनकी कुछ मांगें थी जो क्रिप्स प्रस्ताव में नहीं दी गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग मांग कर रही थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। कितने? 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों की अपनी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान के गठन की मांग कर रही थी और वह चाहती थी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा हो और भारत के लिए अलग संविधान सभा हो, परंतु क्रिप्स मिशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। तभी मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया, उसको अस्वीकार कर दिया। परंतु 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की एक ऐसी योजना मुस्लिम लीग के सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। और कांग्रेस ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तो उसके भी अस्वीकार करने के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो उसका पहला कारण यह था कि कांग्रेस 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसकी मांग पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 से चलती रही, परंतु जब क्रिप्स मिशन आया तो उसमें पूर्ण स्वराज के बजाय औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई। इसलिए कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस मांग कर रही थी, किसकी मांग कर रही थी? पूर्ण स्वराज की। परंतु क्रिप्स मिशन में किस स्वराज की बात कही गई? औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई। तभी जो है कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। और इसका दूसरा कारण एक और भी था कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें ब्रिटेन कमज़ोर पड़ रहा था और ब्रिटेन चाह रहा था कि भारतीय लोग ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो भारत के संविधान निर्माता ब्रिटिश सरकार के इस प्रस्ताव को सिर्फ एक लुभावना प्रस्ताव समझ रहे थे। मतलब वो समझ रहे थे कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में सिर्फ सहयोग मांग रही है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये संविधान सभा का निर्माण करने वाली नहीं है। तो भारत के संविधान निर्माता क्रिप्स प्रस्ताव को सिर्फ एक लुभावना प्रस्ताव कह रहे थे। गांधी जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये सिर्फ एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है एक ऐसा चेक जिसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई हो। कोई भी चेक हो उसकी वैलिडिटी मात्र 3 माह के लिए होती है। मतलब जिस दिन कोई चेक इशू किया जाता है उस तारीख से अगले आने वाली 3 माह तक वो चेक वैलिड होता है, परंतु 3 माह के पश्चात वो चेक एक्सपायर हो जाता है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के पश्चात 1946 में वह दिन आ ही गया जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन ही भारत में संविधान सभा के गठन का आधार बनता है। कैबिनेट मिशन ने 1946 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान सभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव निम्नलिखित थे। पहला प्रस्ताव था संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें
जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित थी? 296, और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। देसी रियासतों को कितनी सीटें? 93 सीटें। 93 सीटें आवंटित थी देसी रियासतों को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य संख्या थे? कुल सदस्य संख्या थे 389। कितने? 389। पूछा जाता है प्रश्न, संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी? 389, और उसमें 296 ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थी। सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार किया जाना था। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का आवंटन किसके आधार पर हुआ था? जनसंख्या के आधार पर हुआ था। और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर कितने? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। हमारे जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था, उस चुनाव की प्रकृति क्या थी? एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। हमारा चौथा बिंदु है, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासतों की 93 सीटें थी, उनका निर्वाचन नहीं किया जाना था। उनको क्या करना था? उनके देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत करना था, नियुक्त करना था। उनका चुनाव नहीं हुआ था। इस प्रकार संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत को जो 296 सीटें आवंटित थी, उन पर निर्वाचन हुआ था। और निर्वाचन किस प्रकार का हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। मगर जो देसी रियासतों की 93 सीटें थी, उनका निर्वाचन नहीं हुआ था। उन 93 सीटों के जो सदस्य थे, उनको जो है देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत कर लिया गया था। उनका निर्वाचन नहीं हुआ था, उनको मनोनीत किया गया था 93 सदस्यों को। इस प्रकार हमारी जो संविधान सभा थी, वो आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित एक निकाय थी। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ संविधान सभा का चुनाव? संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 को हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त हुई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें आवंटित थी, और उन 296 सीटों पर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, और 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली। नोट करिएगा, कितनी सीटें मिली? 208 सीटें किसको मिली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और 15 सीटें अन्य मतलब निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त हुई। और देसी रियासत की जो 93 सीटें थी, उन पर चुनाव नहीं हुआ। उनको देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था, उन पर निर्वाचन नहीं हुआ था। निर्वाचन सिर्फ ब्रिटिश भारत की 296 सीटों पर हुआ, और उनमें से 208 सीटें राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त हुई। देसी रियासतें संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए देसी रियासतों ने प्रारंभ में अपने आप को संविधान सभा से दूर रखा। जब संविधान सभा का गठन हो गया तो जब संविधान सभा का गठन हो गया तो देसी रियासत के जो 93 सदस्य थे, वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया, परंतु संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 कब? संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 से संविधान सभा में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देसी रियासतों के 93 सदस्य संविधान सभा में कब से भाग लेना प्रारंभ किया?
तृतीय अधिवेशन से, तृतीय अधिवेशन 13 दिसंबर 1946। देशी रियासतों के 93 सदस्य संविधान सभा में कब से भाग लेना प्रारंभ किया? तृतीय अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 से। संविधान सभा की 389 सीटों में 15 महिला सदस्यों की भी सम्मिलित थी। संविधान सभा की जो 389 सीटें थी उनमें से 15 सीट महिलाओं की थी। 389 सीटों में 15 सीट महिला की भी थी। ये 15 सीटें कोई अलग से नहीं है, 389 में ही सम्मिलित है, इनको अलग से मत जोड़ना। 389 सीटों में 15 सीटें महिलाओं की भी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें थी? तो संविधान सभा में महिलाओं के लिए 15 सीटें थीं। देशी रियासतों के 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किए गए थे। देशी रियासतों के 93 सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ था, उनके देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है देशी रियासतों के 93 सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? उनका जो है चुनाव उनके देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया गया था, उनका कोई चुनाव नहीं हुआ था। इस प्रकार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। नोट कर लीजिए, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 में हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यही संविधान सभा हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा का कब कैसे करेगी, इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे।